अच्छा सही है। क्या हाल है? ठीक हो सब? ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने पहले ये बताओ कि क्या पढ़ने का मूड है। आप हम लोग पढ़ सकते हैं जो पिछले हफ्ते के टॉपिक्स थे, नेस्टेड फॉर लूप्स, फंक्शंस। फंक्शंस तो खैर आगे भी चलेंगे, आगे भी एक दो हफ्ते तक फोकस फंक्शंस पे रहेगा मेरे ख्याल से। इस हफ्ते आई थिंक सर ने रेफरेंसेस पढ़ाए हैं, पासिंग बाय रेफरेंस वगैरह, वो भी देख सकते हैं। तो इनमें से बता दो। सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते, आई थिंक दो चीजें कर लेंगे इजीली। नेस्टेड फंक्शंस फॉर और लूप्स एंड रेफरेंसेस रेफरेंसेस कर कर दें। लेते हैं। हम्म, ठीक है, चलो मैं नेस्टेड फॉर लूप से स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करेंगे कि रेफरेंसेस भी करें। ठीक है। चूंकि मिड्स वगैरह हो रहे थे आप लोगों के भी मेरे भी, तो मैं ट्यूटोरियल्स नहीं रख सका। लेकिन कुछ एक दो बातें मैंने बतानी थी। एक तो ये कि फॉर लूप्स के अंदर ज्यादा मसला बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर लूप्स जो हैं ये, और फॉर लूप्स और फंक्शंस भी, ये दोनों स्ट्रेट अप हमने मैथ से उठाए हैं। ठीक है, अगर आपने मैथ्स की हुई है इससे पहले, और मैट्रिक मैथ्स में कह रहा हूँ, मैट्रिक लेवल की, ओ लेवल लेवल की मैथ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप्स बताऊं कि वो कहाँ से आए हैं, तो आपने कभी फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला या कोई देखा होगा जिसमें ये सिंबल आपने देखा होगा मैथ्स में। ठीक है, जिसे समेशन का सिंबल कहते हैं। ठीक है, और आपने कभी कभी इस तरह की चीज इसमें देखी होगी कि फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीज ये देखी है किसी ने कभी पहले? आई बी क्वाइट सरप्राइज अगर आपने नहीं देखी हुई, और अगर आपने कैल भी ली है या प्री कैल ली है, और समेशन। है ना, हाँ समेशन, तो ये फॉर लूप होता है बेसिकली। ठीक है ना, आपका फॉर लूप ये करता है। ये चीज क्या करती है, ये करती है कि आप एक वेरिएबल पकड़ते हो आई, ठीक है, उसकी वैल्यू पहले आप सेट करते हो इक्वल टू वन, और आप ये चीज करते हो। ठीक है, ये नहीं, आई प्लस वन करते हो बेसिकली, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हो। ठीक है, देन आप आई की वैल्यू में प्लस वन कर देते हो, आई की वैल्यू टू कर देते हो, और आप दोबारा ये ऑपरेशन करते हो। फिर आप आई की वैल्यू थ्री कर देते हो और दोबारा ये ऑपरेशन करते हो। फिर आप आई की वैल्यू फोर कर देते हो और दोबारा ये ऑपरेशन करते हो। ठीक है, और इस ऑपरेशन से जो वैल्यूज निकलती हैं, उन सारी वैल्यूज को आप ऐड करते जाते हो तब तक जब तक कि आई की वैल्यू एन की इक्वल ना हो। ठीक है, तो आपका फॉर लूप भी यही करता है। जब हमने लाइक फॉर लूप्स भी ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिखूं बेसिक सा, हम पहले आई की वैल्यू इनिशियल डिक्लेयर करते हैं। ये वही है जो मैं यहाँ पे मैंने ऊपर ये मैथ वाले फॉर्मूला में आई इक्वल टू वन लिखा है ना, ये वही चीज है। आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह। ठीक है, और फिर ये नीचे जो चीज लिखी हुई है एन, ये लिमिट है कि आई की वैल्यू को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, वो आप उसके बाद लिखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन, यानी एन तक लेके जानी है आई की वैल्यू। जब तक आई की वैल्यू लेस देन एन है या इक्वल टू एन है, तब तक हम कुछ काम करते रहेंगे। ठीक है, एन अभी हमने डिफाइन नहीं किया इसलिए वो एरर दे रहा है। लेट्स डिक्लेयर एन टू बी 10। वैसे एन की टेन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन मैं क्योंकि उस फॉर्मूला से रिलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर एन अलग से डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन यू जस्ट डिक्लेयर आई प्लस प्लस, कि मुझे हर स्टेप पे आई को प्लस वन करना है। आप चाहो तो आई को प्लस टू भी कर सकते हो, आप चाहो तो आई को मल्टीप्लाई बाय टू भी कर सकते हो, चाहो तो आई की कोई पावर भी ले सकते हो, आई का स्क्वायर रूट, वो आपकी मर्जी है कि आप हर स्टेप पे आई के साथ क्या करते हो। बट और अंदर हम क्या करेंगे, अंदर हम वही आई प्लस वन कह लो, फॉर एग्जाम्पल सी आउट आई प्लस वन, ये सब। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, जो अंदर क्या हो रहा है वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो चीज है ना ये दिस इज ऑलमोस्ट व्हाट अ फॉर लूप डज। ऑफ कोर्स दिस इज स्पेसिफिक, क्योंकि ये सिर्फ सम करता है अंदर वाली चीज को। लेकिन ये जो आइडिया है ना ऑफ इटरेटिंग, कि आप एक वेरिएबल आई की इनिशियल वैल्यू सेट करते हो यहाँ पे, और फिर उसको इंप्लीमेंट करते जाते हो जब तक कि वो एन तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, और एट एवरी स्टेप, एट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई, आप कोई काम करते हो। ये वही स्टेप है जो ये वही काम है जो एक फॉर लूप करता है। ठीक है, तो फॉर लूप इसलिए कोई खास मुश्किल नहीं होने चाहिए थे। तो ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो फॉर लूप है, इसके अंदर मैं सिंपली ये करूं कि मैं आई की वैल्यू को सी आउट कर दूं। ठीक है, तो यू विल सी कि आपके पास होता यह है कि आई की वैल्यू पहले वन की इक्वल सेट हुई। ठीक है, यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोग्राम ओवरऑल शुरू से एंड तक चलता किस तरह से है, तो आप लाइन नंबर 7 पे आते हैं, आपने एन की वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दी। ठीक है, लाइन नंबर 8 पे आप आए, यहाँ पे एक फॉर लूप शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आप तीन काम कर रहे हो। ये वाला काम जो है ना, ये वाला, ठीक है,
ये सिर्फ पहली दफा होता है, जब लूप पहली दफा चलने लगा होता है, उसके बाद ये काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हर स्टेप पे ये दो काम होते हैं। ठीक है, ये वाला काम हर दफा ये कोड रन करने से पहले होता है। ये जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, कंपैरिजन अमूमन हम कर रहे होते हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करने से पहले हम ये चेक करते हैं, इस कंडीशन को हम चेक करते हैं बिफोर रनिंग दिस कोड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी हम ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करते हैं। ठीक है, लाइक एन इफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये वाली जो चीज है जो आप इसके बाद लिखते हैं, जो तीसरी चीज है, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होने के बाद रन होती है। एवरी टाइम दिस ब्लॉक ऑफ कोड रन, उसके बाद हम ये वाली चीज रन करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर लूप इस तरह चलता है। तो अगर हम शुरू से बात करें तो आप यहाँ पे आए, सबसे पहले आपने आई की वैल्यू 1 के इक्वल सेट कर दी। ठीक है, फिर आपने अब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर दी, लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करने से पहले हम हमेशा ये कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, हम चेक कर रहे हैं इज 1 लेस देन इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू है 10। ठीक है, ये तो ये कंडीशन ट्रू है एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो हम ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देते हैं, विच मीन्स कि हम आई को सी आउट कर देते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाता है, 1। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया, फिर हम ये चीज करते हैं विच इज व्हाट कि हम आई की वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। आप इस तरह भी कर सकते थे, आप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वो एक यूनरी ऑपरेटर है, वो सर ने आपको पढ़ाया है। आई प्लस प्लस करें, प्लस प्लस आई करें, एक ही बात, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अगले स्टेप पे अगेन, अब अगले स्टेप पे अब आप क्या करेंगे, ये काम हो गया सारा, अब आप दोबारा ऊपर लूप में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इसको लूप इसलिए कहते हैं ना कि आप बार बार ये काम करते रहते हो, आप आगे नहीं चले जाओ, आप ये रिटर्न स्टेटमेंट पे नहीं आओगे, ये काम आप बार बार करते रहोगे। और ये वाली जो पहली चीज है, मैंने बताया था कि ये सिर्फ जब लूप पहली दफा रन हो रहा था, ये काम सिर्फ तब होता है। तो हम दोबारा से आई की वैल्यू 1 नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के बाद आई की वैल्यू को 2 कर दिया था, आई की वैल्यू अब 2 ही है। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा रन नहीं होगा, ये पीस ऑफ कोड जो मैंने हाईलाइट किया, ये दोबारा रन नहीं होगा। ठीक है, अब हम दोबारा ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहते हैं, लेकिन पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू विच इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो हम ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देंगे। रन करने के बाद हम फिर आई की वैल्यू में +1 कर देंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर हम ये कंडीशन चेक करके ब्लॉक ऑफ कोड रन करेंगे, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि जब आपने ये कोड रन किया, आपने आउटपुट किया 10। ठीक है, आपने आउटपुट किया 10, उसके बाद आपने आई की वैल्यू में +1 किया, फिर आप जब दोबारा ऊपर आ गए और ये कंडीशन चेक करने लगे, तो इस दफा यहाँ पे आ गया इज 11 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब आप ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेंगे ये वाला, पर आप आगे आ जाएंगे और आप रिटर्न स्टेटमेंट करके कोड आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इफ वी रन दिस कोड, तो यू सी इट सेज 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन वो उसमें मैंने कोई एंड लाइन नहीं डाला, इसलिए वो नहीं आ रहा था, स्पेसिस नहीं उसके अंदर आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। लेट मी रन इट अगेन। मुझे ना वो जूम का अपना जो मेन्यू है वो मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एक रेगुलर फॉर लूप, इसकी ये आपने प्रॉब्ली अब तक फिगर आउट कर लिए होंगे। नेस्टेड फॉर लूप्स आर जस्ट एज सिंपल कि हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। मैं इसको अगर एक और जाविये से एक फॉर लूप आपको दिखाऊं, तो फॉर लूप ही होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने 1 से 2000 तक सारी काउंटिंग प्रिंट करनी। तो एक तरीका तो ये कि मैं ऐसे करूँ, सी आउट 1 सी आउट 2 सी आउट 3, और मैं चलता रहूँ जब तक मैं सी आउट 1000 तक नहीं आ जाता मिसाल के तौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हर लाइन में कोड पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ ये चीज फर्क है, ये जो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो रही है वो फर्क है। तो व्हाई नॉट हम ऐसा करें कि समवन्स माइक इज ऑन, मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो वैल्यू है जो हर दफा प्रिंट हो रही है, उसको एक वेरिएबल के नाम से बदल दें। ठीक है, हम जो चीज आउटपुट कर रहे हैं उसकी जगह हम एक वेरिएबल लिख दें, आई या एक्स कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, आई कह लो फॉर एग्जाम्पल। और हम क्या करें कि पहले हम आई की वैल्यू को सेट करें इक्वल टू 1, और हम ये कोड रन करें। फिर हम आई की वैल्यू को कर दें 2, फिर हम ये कोड रन करें। फिर हम आई की वैल्यू कर दें 3, फिर हम ये कोड रन करें। फिर आई की वैल्यू को कर दें 4, फिर हम ये कोड रन करें। ठीक है, और ये हम कब तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू, हम ये पीस ऑफ कोड रन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और हर पॉइंट पे हम आई की वैल्यू में एक प्लस करेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फॉर लूप।
इसके पीछे आप फॉर लिख दें, दिस इज अ फॉर लूप, और ये वही काम करता है जो हम अभी कर रहे थे। ठीक है, तो ये 1000 तक प्रिंट करता है। मैं एंड लाइन भी डाल देता हूँ ताकि आपको इंडिविजुअल नंबर्स अलग अलग नजर आए। ठीक है, ये देखें, ये इसने 1000 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए। ठीक है ना। तो आप जो काम अगर सिंपल सी आउट से करते तो ये काम करने में आपको अगर 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ता, 1000 सी आउट लिखने पड़ते, तो अभी आपने 2 लाइन में ये काम कर लिया, वही वाला काम। ठीक है, तो ये फॉर लूप्स हो गए। अब नेस्टेड फॉर लूप्स में क्या होता है, तो एक आम फॉर लूप क्या करता है कि whatever is present inside these brackets, वो चीज रन होती है as long as this condition is true। ठीक है, तो what if अगर हम इस कंडीशन की जगह और इस ब्लॉक ऑफ कोड की जगह एक और फॉर लूप डाल दें। ठीक है, और उसके अंदर लेट से कोई कोड हो, फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो। ठीक है, बाहर वाला जो लूप है मेरा अभी वो 1000 तक जा रहा है, उसको मैं लेट से 10 तक लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो देखो लॉजिक आपकी सारी की सारी वही रहती है। आप शुरू से ऊपर से नीचे आए, सबसे पहले आप यहाँ पे आए, स्टार्ट में आपने आई की वैल्यू को 1 डिक्लेयर किया, फिर आपने ये कंडीशन चेक की कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है, इट इज ट्रू। ठीक है, 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू थी। तो अब इस फॉर लूप के अंदर पड़ा हुआ सारा कोड हम रन करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कोड विल कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं। चलें, यहाँ पे इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक फॉर लूप पड़ा हुआ है। इट डजंट मैटर कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एज लॉन्ग हमने बस ये पूरा का पूरा कोड एक दफा रन करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने आई की वैल्यू को +1 करके अगली इटरेशन पे जाना है, बट फॉर नाउ हमने ये पूरा का पूरा कोड रन करना है। इस कोड के अंदर पड़ा हुआ था एक और फॉर लूप, हमें नहीं फर्क पड़ता है इसके अंदर क्या पड़ा है, हमने बस ये कोड रन करना है। ठीक है, तो फॉर नाउ हम भूल जाते हैं कि बाहर कुछ और भी था। अभी हमारा जो इस वक्त कंसर्न है वो ये कि हमने ये कोड रन करना है। इस कोड पे आ जाते हैं। इसमें अगेन आपने एक नया वेरिएबल जे डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू रखी 0। आपने कंडीशन चेक की कि क्या 0 इज लेस देन 3, इज लेस देन 3, तो आपने ये कोड रन कर दिया और आपने हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये कोड रन हो गया। ठीक है, तो फिर आप वापस ऊपर गए और आपने जे की वैल्यू में +1 कर दिया, विच मीन जे पहले 0 था, अब जे 1 हो गया। ठीक है, आपने दोबारा ये कंडीशन चेक की, इज 1 लेस देन 3, इट इज लेस देन 3, आपने फिर ये कोड रन किया। फिर आप ऊपर गए, आपने जे की वैल्यू को 2 कर दिया, आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन वाज ट्रू, आपने फिर ये कोड रन किया, आपने सी आउट किया हेलो। ठीक है, फिर आप ऊपर गए, आपने जे की वैल्यू को 3 कर दिया इस दफा। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं रही। ठीक है, विच मीन्स कि अब क्या होगा कि अब ये कोड रन नहीं होगा, विच मीन्स कि फॉर लूप से आप एग्जिट कर जाओगे, ये फॉर लूप खत्म हो गया। विच मीन्स कि हमने ये जो ब्लॉक ऑफ कोड रन करना था, बाहर वाले लूप को चाहता था कि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए, वो अब रन हो गया। ठीक है, हमने 3 दफा हेलो प्रिंट किया है और ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया। अब बाहर वाला लूप क्या करेगा कि वो आई की वैल्यू में +1 करते, तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब वो 2 हो जाएगी। एंड देन अगेन ये अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा और ये 3 दफा हेलो प्रिंट करेगा, एंड देन विल मेक द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3। ठीक है, देन विल चेक दिस कंडीशन एंड विल रन दिस कोड अगेन, ये पूरा कोड अगेन, एंड देन विल, तो ये कोड क्या करता है, ये 3 दफा हेलो प्रिंट करता है, इट विल प्रिंट हेलो 3 टाइम्स अगेन। ठीक है, फिर हम आई की वैल्यू को 4 कर देंगे एंड ये चलता रहेगा। तो ये बाहर वाला लूप चलता है 10 दफा, आई थिंक नहीं 10 दफा चलता है, 9 दफा चलेगा, 1 से लेके 10 तक, 9 या 10 दफा चलेगा। राइट, ये बाहर वाला लूप इतनी दफा चला और अंदर वाला लूप 3 दफा चला, तो टोटल कितने हेलोस प्रिंट होंगे, अगर बाहर वाला लूप 10 दफा प्रिंट चल रहा है और ये अंदर वाला लूप 3 दफा चल रहा है, तो टोटल 30 दफा हेलो प्रिंट हो जाए। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाहर वाला लूप जब भी एक दफा उसकी एक इटरेशन आती है, उसकी एक इटरेशन में, यानी ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड मैंने हाईलाइट किया है, इसके अंदर 3 हेलो प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा कितनी दफा होता है, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू 10 10 दफा होता है। ठीक है, 10 दफा ये पूरा कोड रन होता है और हर दफा में ये 3 हेलोस प्रिंट करता है। ठीक है, तो टोटल 30 हेलोस हो गए। तो इफ वी रन दिस, मैं यहाँ पे एक एंड लाइन भी डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ बल्कि कि जब ये एक लूप खत्म होगा ना, अंदर वाला लूप, और ये 3 हेलोस प्रिंट करेगा, उसके बाद भी हम एक एंड लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो हर 3 हेलोस के बाद एक एंड लाइन आएगी, ताकि हमें जरा ग्रुपिंग करने में भी आसानी हो। तो आप ये देखें, फर्स्ट स्क्रॉल अप तो देखो कि 3 हेलोस प्रिंट हुए, फिर एक और 3 हेलोस प्रिंट हुए, एक और 3 हेलोस प्रिंट हुए, और ऐसा काम 10 दफा हुआ होगा, या 9 दफा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा हुआ। ठीक है, तो टोटल 30 हेलोस हो। ठीक है, तो इस नेस्टेड फॉर लूप इस तरह काम करते हैं। इज दिस क्लियर या इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेट मी निकल पोल।
कोई सवाल है तो पूछो। ओके, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक हो गया। तो देखो, अब आपको इसके बाद कोई भी टास्क दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूप के अंदर क्या है, अगर आपको ये पता है कि लूप्स काम किस तरह से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि यूजर से 10 नंबर इनपुट में लो, ठीक है, बारी बारी, और हर नंबर जो वो दे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट कर दो, ठीक है। इतना ये मैंने आपको टास्क दिया। तो आप फौरन क्या करेंगे, आपको पता है कोई काम रिपीटेडली करना हो, एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स करना हो, तो इस केस में फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि 10 दफा एक काम करना है। वो काम क्या है कि आपने इनपुट लेना है। तो कोई बात नहीं, फॉर लूप लिख लेते हैं जो कि 10 दफा चलेगा, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल आई होगा जो 0 से शुरू होगा और लेस देन 10 तक जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 वैल्यूज बनती है। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है, ये लूप 10 दफा चलेगा। वैल्यू 1 से शुरू होगी और पूरे 10 तक जाएगी, ठीक है। तो 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये लो। और इसके अंदर हम जो भी काम लिखेंगे यहाँ पे, अब जो भी लिखेंगे वो चीज 10 दफा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सी यूजर से कह रहा हूँ प्लीज एंटर आवर नंबर एंड देन आई सी इन दैट नंबर। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स और उसको मैं सी इन कर दूंगा, ठीक है। एंड देन मैं एक्स को डबल करके सी आउट कर दूंगा, एक्स इंटू 2 को सी आउट कर दूंगा, और एक एंड लाइन, ठीक है। सिंपल, डन, ठीक है। ये कोड रन हुआ, उसने कहा प्लीज एंटर नंबर। तो अगेन आप लूप की पहली इटरेशन में आए, उसने कहा एंटर नंबर, ठीक है। और अब वो लाइन नंबर 12 पे यार मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ एंटर करूं। मैंने एंटर किया 5 फॉर एग्जांपल, उसने मुझे 10 आउटपुट दे दिया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके। और जब ये चीज रन हो गई, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया, उसने आई की वैल्यू में +1 कर दिया, विच मींस आई की वैल्यू पहले 1 थी अब 2 हो गई। उसने फिर ये कंडीशन चेक की, इट इज स्टिल ट्रू। उसने दोबारा एक कोड रन किया, उसने कहा प्लीज एंटर नंबर, और अब वो लाइन नंबर 12 पे दोबारा मेरा वेट कर रहा है, ठीक है, कि मैं एक नंबर एंटर करूं, ठीक है। आई कैन एंटर 3, तो वो मुझे 6 कह देगा, एंड दिस विल गो ऑन 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये 10 दफा चला, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब आपको मैंने फॉर एग्जांपल एक ये आज कल आया था L1 को एक टास्क, उसमें ये था कि आपने एक कोर्स की सारी लैब्स जो हैं उनका कलेक्टिव मीन निकालना है फॉर ऑल लैब्स इन ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। नेस्टेड लूप से काम होना था। तो होगा ये कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लैब की पीडीएफ दिखाऊं, ये जो L3 के बच्चे हैं उनको, तो इट वाज लाइक L1 की लैब, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो वो कहती ये है कि आप सबसे पहले तो यूजर से पूछें कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर, फिर आप पूछें टोटल लैब्स कितनी है, ठीक है। फिर आपने हर लैब के लिए सारे स्टूडेंट्स का स्कोर मांगना है, ठीक है। तो पहले हम यूजर से पूछ लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हम सीआउट कहते हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हम ये सीन कर लेते हैं, हो गया। फिर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं नंबर ऑफ लैब्स। हमने यूजर से ये भी पूछना है कि टोटल लैब्स कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ लैब्स। और यहाँ भी हम कह देते हैं नंबर ऑफ लैब्स, ठीक हो गया। ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हमने करना क्या है, हमारा प्रोग्राम इस तरह चलता है कि मैं आपको प्रोग्राम की वो वीडियो दिखाऊं जो मैंने इनको दिखाई थी, कि प्रोग्राम चलना इस तरह से चाहिए। ये देखो, उसने पूछा कितने बच्चे हैं, ये तो खैर उसमें इनपुट वैलिडेशन दिखा रहा है वो, ठीक है। तो बच्चे ने एंटर किया कि हमारे पास 3 बच्चे हैं कोर्स में और 2 लैब्स हैं, ठीक है, 2 लैब्स 3 बच्चे। तो पहले लैब 1 के लिए हम तीनों बच्चों के स्कोर मांगेंगे, ठीक है। फिर लैब 2 के लिए तीनों बच्चों के स्कोर मांगेंगे, ठीक है। और 2 ही लैब्स थी, तो दैट्स इट। और फिर आप ओवरऑल क्लास का मीन बता देते हो। तो ये सिंपल सी चीज थी। अब असल चीज यहाँ पे सारी ये थी कि इनपुट किस तरह से लेना, ठीक है। तो काफी इजी सीन है। देखो, पहले आपने इटरेट करना है ओवर द लैब्स, यानी हर लैब के लिए 3 बच्चों का स्कोर इनपुट में लेना है आपने, ठीक है। तो आप एक लूप चलाओगे जो लैब्स के ऊपर इटरेट करेगा, ठीक है। तो इंट लैब इज इक्वल टू 0, ये जितनी लैब्स हैं उतनी दफा ये लूप चलेगा,
तो इट स्टार्ट्स विद 0 एंड इट गोज टू नंबर ऑफ लैब्स, ठीक है, लैब प्लस प्लस, ठीक है। तो शुरू में लैब की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और ये कोड रन होगा, फिर लैब की वैल्यू +1 हो जाएगी, कोड रन हो गई, तब तक होता रहेगा जब तक कि आप नंबर ऑफ लैब्स तक नहीं पहुंच जाते। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, आप इसको 1 कर दें और यहाँ पे इक्वल टू लगा दें, ठीक है। तो ये लैब नंबर 1 से लैब नंबर n तक जाएगा, फिर n इज द नंबर ऑफ लैब्स, ठीक है, ये लूप जाएगा आपका वहां तक, ठीक हो गया। और एंड फॉर ईच टाइम, फॉर ईच लैब हमने क्या करना है, हर लैब के लिए हमने क्या करना है, हमने सारे स्टूडेंट्स का इनपुट लेना है। तो उसके लिए एक और फॉर लूप होगा जो सारे स्टूडेंट्स का इनपुट लिया करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अंदर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, विल से सी आउट एंटर स्टूडेंट मार्क्स एंड विल सी, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं int student marks फॉर एग्जांपल, एंड इसको cn कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम कर कुछ नहीं रहे, बस अभी इनपुट ले रहे हैं, ये देखने के 10 दफा इनपुट लिया जाता है कि नहीं, ये जितनी दफा भी लेने लिया जाता है कि नहीं, ठीक है। तो अगेन ये फॉर लूप किस तरह काम कर रहा होगा, ये थोड़ा आइडिया हो रहा है, अभी हम इसको चला के भी देखते हैं, बट आई वांट टू से कि आप लोग इफ यू आर ऑन द सेम पेज एज मी। ठीक है, ये ऑन द सेम पेज, ठीक है ना। तो जब शुरू में क्या होता है कि आप आते हो, आप लैब वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट कर देते हो, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट लैब 1 राइट नाउ, ठीक है। आपने कंडीशन चेक की, कंडीशन 2 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा था कि हमारे पास 2 लैब्स हैं, तो लैब, ये जो वैल्यू है लैब की, दिस इज 1, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैब्स है 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन 2 है, हम ये कोड रन करेंगे, विल रन दिस कोड व्हिच मींस कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन सब के लिए एक एक मार्क्स इनपुट में लेंगे, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू इज के बिफोर टेकिंग दिस इनपुट हम सी आउट कर दें कि हम लैब नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यू कैन से लैब 1, ठीक है। खैर लेकिन हम ये हार्ड कोड नहीं करेंगे 1, क्योंकि पहली इटरेशन में तो लैब 1 ही होगी, लेकिन अगली इटरेशन में क्या होगा, जब ये पूरा कोड रन हो गया होगा, वी विल इंक्रीमेंट लैब बाय 1, तो तब लैब नंबर 2 बन जाएगी फिर, तो यहाँ पे लैब 2 आना चाहिए। ये जो चीज है इसको हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैब वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग 1 हम लैब वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैब वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इट विल से लैब पहले, देन विल प्रिंट द लैब वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी, जो भी लैब नंबर उस वक्त चल रहा है, एंड देन दीस 3 साइज, ठीक है। लेट मी रन दिस, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहता है बताओ, मैंने कहा अच्छा जी हमारे पास 3 बच्चे हैं और 2 लैब्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है लैब 1 एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 90, एंटर स्टूडेंट मार्क्स 50, एंटर स्टूडेंट मार्क्स 60, ठीक है। तो देखो तीन उसने मेरे से स्टूडेंट्स के इनपुट लिए और फिर लैब 2 पे वो आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि इसकी पहली इटरेशन चली, ठीक है, लैब की वैल्यू हमने 1 सेट की, हमने कहा लैब नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे एक एंड लाइन भी आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, और फिर ये पूरा लूप चला जिसने 3 दफा हम स्टूडेंट्स के मार्क्स मांगे, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स मांगे, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट नंबर भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट नंबर क्या है, वो इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। तो आप इसको स्टूडेंट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटर स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो लेट मी रन दिस अगेन, ये देखो इट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, लैब्स 2 है, तो इट सेज लैब 1 एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स, ठीक है। वो मैं स्पेस देना भूल गया था, लेट्स डू इट अगेन, ओके। 3 स्टूडेंट्स 2 लैब्स, ठीक है। लैब 1 एंटर स्टूडेंट 1 मार्क्स, उसके मार्क्स है 70, एंटर स्टूडेंट 2 मार्क्स, उसके मार्क्स है 80, स्टूडेंट 3 के मार्क्स 90, ठीक है। देन इट गोज टू लैब 2, उसके मार्क्स में लिख देता हूँ, ठीक है, दी एंड, ठीक है। और अब आपने इनपुट लेने का मसला हल हो गया। अब आपने अगर इस पूरी चीज का एवरेज निकालना था, ठीक है, ये जितने भी हमने इनपुट्स लिए सबका एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सारे मार्क्स को सम करें, ठीक है, और फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दें। अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे उसको करना है डिवाइड, कि फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि सारे मार्क्स को सम करता हो, ठीक है। ये जो भी मार्क्स एंटर किए जाएंगे स्टूडेंट मार्क्स के अंदर, हम उन्हें इस वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आ जाए पूरी क्लास, ठीक है। और फिर हम उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन ये होता है ना, मीन होता है टोटल मार्क्स जो क्लास के होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास,
इन द क्लास, ठीक है ना, ये मीन होता है। तो ये काम नहीं करना, हम एक वेरिएबल बना देते हैं टोटल मार्क्स के नाम से, उसको शुरू में 0 पे सेट करेंगे, और जब भी कोई मार्क्स एंटर करता है यूजर, हम इस वेरिएबल में वो मार्क्स ऐड कर देंगे। तो वी विल से टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, या इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है ये, ठीक है, कि टोटल में ये मार्क्स ऐड कर दें प्लस इक्वल्स टू, सॉरी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, टोटल मार्क्स, तो वंस ऑल ऑफ दिस हैज एंडेड, यानी सारी लैब्स भी हो गई और सारे बच्चे भी हो गए, तो हमारे पास एक अच्छा सा टोटल मार्क्स की वैल्यू आ गई होगी, इसमें सारे मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हमने तब क्या करना है, सिंपली एवरेज आउटपुट करने के लिए टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक मसला होगा कि ये इंटीजर वैल्यूज हैं, टोटल मार्क्स भी एक इंटीजर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक इंटीजर है, तो ये जो डिवीजन है ये इंटीजर डिवीजन होगी, विच मींस अगर इसका आंसर डेसिमल में आया भी तो डेसिमल नजर नहीं आपको आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि दोनों इंटीजर्स हैं तो इनका आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, सी प्लस प्लस इस तरह से काम करती है। तो आपको इनमें से एक को या तो आप डबल बना दें, या तो यहाँ पे पीछे डबल बना दें इनमें से किसी एक को, ताकि ये आंसर उसमें आए, या दूसरा काम ये हो सकता है कि आप इधर ही टोटल मार्क्स को 1.0 से मल्टीप्लाई करें, इससे क्या होता है कि ये एक डबल वैल्यू बन जाती है, क्योंकि आपने इसको एक डेसिमल से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू तो चेंज नहीं होती क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी टाइप डबल बन जाती है, तो ये फिर डेसिमल डिवीजन परफॉर्म होती है, ठीक है। बट अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इस केस को अभी सादा रखते हैं चीजों, टी प्लस प्लस, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 3 हैं और लैब्स हैं 2, तो मार्क्स एंटर करते हैं 40 50 60, लैब 2 के मार्क्स 70 80 90, तो एवरेज 130 है 200 में से, ठीक है, जी सी, ठीक है, इस तरह से तो सादा सी चीजें होती हैं। इनमें से हर चीज हमने आपको इंडिविजुअली करनी सिखाई हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसमें एक ये था कि ये जो चीज है, ये इनपुट, ये आपने लेना है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 0 या उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर यूजर ऐसी वैल्यू एंटर करे जो 0 हो या 0 से कम हो, तो आपने बार बार इनपुट लेते रहना, ठीक है। तो ये काम भी पिछले टास्क में आप कर चुके हैं, पिछले लैब में, प्री लैब में भी, इन लैब में भी। तो इस टास्क में जो कुछ भी था वो सब कुछ आप पिछली प्री लैब्स में कर चुके थे, बस 2-3 चीजों को मिला के एक बड़ा टास्क बनाया गया था। अ बिग प्रॉब्लम इज जस्ट अ सम ऑफ मेनी स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इस तरह करेंगे कि आप पूरी लैब को पढ़ के फिर सोचेंगे कि मुझे पूरी की पूरी लैब का कोड एक साथ जहन में आ जाए, वो नहीं होने वाला, ठीक है। आप एक छोटा सा मसला पकड़ो, आप सोचो कि अच्छा देखो, अभी मुझे नहीं पता कि मैंने एवरेज कैसे निकालना है, अभी मैंने बस सारे बच्चों के इनपुट लेने हैं, मार्क्स के इनपुट लेने हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ फॉर लूप से फोकस करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम शुरू से ही ना सारे इनपुट्स के बारे में भी सोच लें, एवरेज कैसे निकालना है वो भी सोच लें, हर लैब का एवरेज कैसे निकालना है वो भी सोच लें, इनपुट सही कैसे लेना है वो भी सोच लें, सीन फेल के बारे में भी सोच लें, उसका कोड कहाँ पे जाएगा, एक ही दफा परफेक्ट कोड लिखें, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने इसीलिए यहाँ पे भी स्टेप्स बताए थे कि पहले आप ये काम करें, ठीक है। ये देखो, पहले आप सिर्फ मीन कैलकुलेट करने की फिक्र करें, ठीक है। जब ये हो गया, जब मैंने यहाँ पे लिखा देखो, आफ्टर यू आर डन इम्प्लीमेंटिंग योर कोड एज अबव, नाउ लेट्स हैंडल द कॉर्नर केसेस। कॉर्नर केसेस आप एंड पे हैंडल करते हो, ठीक है। बच्चे शुरू में सीन फेल लिखने बैठे हुए हैं, तो इस तरह नहीं चलता, इस तरह फंस जाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है ये तब तक होती रहे जब तक के यूजर सही इनपुट एंटर नहीं करता, ठीक है। यानी कि जब तक यूजर की एंटर की हुई वैल्यू 0 या उससे कम है, तब तक हम ये दोनों लाइंस ऑफ कोड रन करते रहेंगे, हम बार बार कहते रहेंगे कि दोबारा इनपुट दो, दोबारा इनपुट दो, दोबारा इनपुट दो, ठीक है। एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 0 और लेस देन 0, इट्स इनवैलिड, तो हम ये काम बार बार करते रहेंगे। तो दिस इज अ क्लासिक वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप, फॉर लूप ये होता है कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कितनी दफा होना है, हमें नहीं पता यूजर गधा है, वो 1000 दफा गलत वैल्यू एंटर करेगा या 10 दफा एंटर करेगा, ठीक है। तो वी यूज अ फॉर लूप इन दिस केस, जब हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कितनी दफा ये कोड रन करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप यूज करेंगे, एंड स्पेसिफिकली वी यूज अ डू वाइल लूप, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ये चीज रन हो और उसके बाद कंडीशन चेक हो। क्योंकि अगर आपने ये कर दिया, आपने किया कि वाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन 0 फॉर एग्जांपल, या 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मसला क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी कि इसमें मसला क्या है, कोई माइक ऑन करके बताए।
सर जो इंटीजर की वैल्यू स्टोर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो लेस देन 1 होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं की, तो ये रैंडम एक गार्बेज वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती है। और हो सकता है वो लेस देन 1 हो, लेकिन हो सकता है वो लेस देन 1 ना हो। तो इट्स पॉसिबल कि ये कंडीशन कभी ट्रू ही ना हो और आपका इनपुट लिया ही ना जाए कभी भी। ठीक है ना, हमने इनपुट लेने के बाद, सी इन करने के बाद चेक करना है, ये कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कि वैल्यू लेस देन 1 तो नहीं। ठीक है, तो आप पहले कंडीशन चेक करने बैठ गए, तो इसलिए आप ये कंडीशन चेक करेंगे बाद। पहले आप ये काम करेंगे, यू विल डू दिस। पहले आप इनपुट लेंगे यूजर से, फिर आप वाइल कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले आप आएंगे ऊपर से, आप ये काम करेंगे, आप यूजर से कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप सीन लेंगे उससे। फिर आप ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वो लेस देन 1 है, यानी कि या तो 0 है या नेगेटिव है, तो हम दोबारा ये काम करने लग जाएंगे और हम दोबारा ये काम करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमें सही वैल्यू वो नहीं पता। ठीक है, तो लेट मी रन दिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फॉर एग्जांपल उसने -50 एंटर कर दिया, तो वो दोबारा कहेगा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसने 0 एंटर कर दिया, दोबारा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर वो 3 कहेगा तो आपका कोड आगे चल पड़ेगा। ठीक है, एंड द सेम गोज फॉर नंबर ऑफ लैब्स। ठीक है, उसमें भी एग्जैक्टली ये चीज आपने करनी है कि आपका आप ये जो काम है, पहले आप फर्स्ट यू विल डू दिस। ठीक है, उसने वो एक जनरल सा वो लिख दिया बीएस कोड ने। फर्स्ट यू विल डू दिस, आप इनपुट लोगे उससे, और फिर आप कंडीशन चेक करोगे कि अगर नंबर ऑफ लैब्स लेस देन 1 है, तो हम उसे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, दोबारा एंटर करो, ये सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो था आपका सारा कोड था, इसमें सीन फेल वाली चीज भी थी, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने फॉर एग्जांपल -70 एंटर किए, नहीं चलेगा। 0 एंटर किए, नहीं चलेगा। 5 एंटर किए, चल जाएगा। नंबर ऑफ लैब्स उसने -80 एंटर की, नहीं चलेगी। 0 एंटर की, नहीं चलेगी। 6 एंटर किए तो चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसमें सीन फेल का केस भी आपने हैंडल करना था, विच वॉज कि अगर यूजर यहाँ पे सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में या सीन नंबर ऑफ लैब्स में एक स्ट्रिंग एंटर कर दे इंटीजर की जगह, वो गधा है। ठीक है, उसने स्ट्रिंग एंटर कर दिया, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो उस केस में सीन फेल हो जाता है। सीन फेल आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस सीन फेल और उसके बारे में एक अलग से लैब या प्री लैब भी थी। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, आप एक इफ कंडीशन लगाते हो, अगर सीन फेल हुआ है, ठीक है, तो आप एक तो सीन को क्लियर करते थे, ठीक है, और दूसरा आप सीन डॉट इग्नोर करते थे, ताकि बफर में से जो यूजर ने अभी भी चीज एंटर की है फजूल, वो खाली हो जाए। ठीक है, उसका पूरा सिंटैक्स भी मैंने आपको लैब मैनुअल में डाल के दिया था। मैं दिखाऊं तो लैब 8 के मैनुअल में ये देखो, ये पूरी चीज आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी थी, छापा मारना था आपने सारा का सारा। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी होती है अगर सीन फेल हो जाए। सर जो आपने ठीक है प्री लैब में जो आपने जो प्री लैब में भेजा था, अगर उसको समझने की जरूरत थी, जो कोड था, क्या मतलब? वो जो कोड था, वो जो वॉइड जो भी था, प्री लैब में जिस मैंने कौन सा कोड भेजा? सॉरी प्री लैब नहीं, जो मैनुअल में था, यही जो आपने मैनुअल अभी खोला है, हाँ हाँ, कौन सा वाला कोड? ये जो यहाँ ये जो सी एंड डॉट के ये न्यूमेरिक लिमिट्स वगैरह सारा, ये अच्छा समझने की हाँ, ये जरूरत ना थी। मैंने एक ट्यूटोरियल में पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग कट हो गई थी, लेकिन मैंने ये पढ़ाया था कि ये सी नॉट नोर क्या करता है, वो किसी और दिन मैं पढ़ा दूंगा। अभी आगे जब आप उस पे आओगे ना, स्ट्रिंग्स वगैरह के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे, तो तब मैं ये दोबारा पढ़ा दूंगा एक दफा। मैंने वैसे एक ठीक दफा है, एक ट्यूटोरियल में मेंशन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग में वो नहीं ठीक। किया था, लेकिन लाइव मैंने पढ़ाया था ये पूरी चीज। ठीक है, खैर, तो जब सीन फेल होते हैं तो आप ये करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपने ये करना था, इनपुट आप तब तक लेते रहेंगे जब तक कि या तो यूजर ने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू एंटर किया है वो लेस देन 1 है, ठीक है, विच इज इनवैलिड, या जब तक सीन फेल होता रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक भी चीज ट्रू हुई, आप ये भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या वो और का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये चीज ट्रू हो या ये चीज ट्रू हो, इन आइदर केस हम यूजर से कहेंगे कि दोबारा इनपुट एंटर कर। ठीक है, अगर तो यूजर ने ये काम कर दिया, यानी कि एक ऐसी वैल्यू एंटर कर दी है जो बहुत छोटी है, नेगेटिव है या 0 है, या यूजर ने सीन फेल कर दिया, विच मीन उसने कोई स्ट्रिंग एंटर कर दिया, इन आइदर केस हम यूजर से कहेंगे कि भाई दोबारा इनपुट दो। ठीक है, बट दी ओनली डिफरेंस इसके, लेट्स से कि आप प्रोग्राम शुरू हुआ, आप यहाँ पे आए, आपने यूजर से कहा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर कर दी। ठीक है, व्हाइल लूप आप चेक करने आए, इसमें तो कोई मसला नहीं था, इसमें मसला था, सीन फेल हो गया हुआ था। तो आप वापस ऊपर जाएंगे तो दोबारा ये कोड रन करेंगे, लेकिन अब सीन काम नहीं करेगा। हमने ये बात भी पढ़ी थी ट्यूटोरियल के अंदर, और ये सर ने भी पढ़ाई होगी, कि एक दफा सीन फेल हो जाए तो ये सीन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा अब कि आपका लूप जो है ये इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, व्हाइल लूप। तो आप सीन करने की कोशिश करोगे, सीन काम नहीं करेगा क्योंकि वो फेल हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा वाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये आप उससे सीन मांगोगे,
फिर सीन फेल ये काम ही नहीं करेगा, कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, ठीक है, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी और ये दोबारा इनपुट लेने आप आ जाओगे तो ये चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो यू हैव टू समहाउ क्लियर सी एन, ठीक है, और वो हम उससे करते हैं वो जो मैंने बताया था, सीन डॉट क्लियर करके और सीन डॉट इग्नोर करके, ठीक है। लेकिन आपने ये हर दफा नहीं करना। अब एक मसला ये आ गया कि देखो जो आपने प्रोग्राम पहली दफा शुरू किया, शुरू में पहली दफा शुरू किया, ठीक है, तो अब ये तो तब भी रन होने लग जाएगा, जबकि शुरू में इसकी जरूरत नहीं है ना, शुरू में तो कोई मसला नहीं आया हुआ कि हमने अभी अभी ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अभी अभी हम यहाँ पे आए हैं, तब तो सीन क्लियर और सीन इग्नोर की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एक इफ स्टेटमेंट में डाल देते हैं। हम कहते हैं अगर सीन फेल हुआ है तो ये काम करना है, ठीक है जी। ये फाइनल कोड बनना था, ठीक है। ये सीन इग्नोर का सिंटैक्स जो है उसके अंदर वही है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो अंदर चीजें ये इसको बेसिकली बताती हैं कि जो इनपुट बफर है उसमें से यूजर ने जो फजूल चीजें एंटर की हुई है, एक स्ट्रिंग एंटर कर दी है, उसको हमने इग्नोर करना है। लेकिन कितनी चीजें इग्नोर करें, कितने कैरेक्टर्स इग्नोर करें, क्या इग्नोर करें, तो ये उसकी लेंथ है कि कितनी चीजें इग्नोर करनी है। और ये डिलिमिनेटर है कि जब तक एक न्यू लाइन ना आ जाए तब तक के लिए सारी चीजें इग्नोर कर दो, बट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, बट इस तरह चलना था ये काम, ठीक है। और यही चीज एग्जैक्टली आपने यहाँ पे नंबर ऑफ लैब्स में भी करनी थी, ठीक है, कि या तो नंबर ऑफ लैब्स की वैल्यू लेस देन 1 हो या सीन फेल हुआ हो, इन आइदर केस आप यूजर से इनपुट मांगते रहेंगे, ठीक है। वेयर एज अगर सीन फेल हुआ था और सीन फेल की वजह से आप यहाँ पे दोबारा आए हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपने सीन को क्लियर करना है ताकि बाद में ये जो सीन है ये काम करे, ठीक है, और आपने सीन डॉट इग्नोर भी करना है, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह ये कोड रन होना था। तो इफ आई रन दिस अगेन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एबीसी एंटर कर दूं, इट सेज दोबारा बताओ। मैं कोई ये एंटर करता हूँ कहते हैं दोबारा बताओ, मैं -100 एंटर करूँ कहते हैं दोबारा बताओ, मैं 0 एंटर करूँ कहते हैं दोबारा बताओ, अगर मैं 5 एंटर करूँ इट्स फाइन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ये चीज थी। और फिर उसके बाद जो पार्ट बी था वो ये था कि यहाँ नोटिस करें आप लोग अभी ये देख रहे होंगे एक चीज कि ये कोड और ये कोड ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपीज हैं एक दूसरे की, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको साइड बाय साइड भी रख के देखें, इसकी 2 कॉपीज बना लें, आई डोंट थिंक 2 कॉपीज बनती है कि नहीं, हाँ बन जाती है। तो इधर से ये चीज, ठीक है, और इधर से आप ये चीज, इनको देखें जरा कंपेयर करके आपस में, सिमिलैरिटी नजर आ रही है, सिवाय वेरिएबल के नाम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ लैब्स के सब सेम है, और यहाँ पे एक लव स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ पे एक लव लैब्स आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम। ये चीज नजर आ रही है ना? हेलो, कोई है? जी जी सर। ना तो ये मैं यहाँ ये मैंने कहा था आपको कि ये इनएफिशिएंट होता है कि आप एक पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा हो कि कोई पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा हो तो आप उसको एक अलग फंक्शन में डाल दें। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे काम से शुरू करें, ये चीज देख रहे हो, ये चीज यहाँ पे भी है और ये चीज यहाँ पे भी है ना, दोनों जगह पे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और एक फंक्शन में डाल देते हैं बाय, और उसको हम कह देते हैं क्लियर इनपुट, ठीक है। ये वाला कोड हमने इस फंक्शन में डाल दिया। अब जहां भी हमने ये कोड रन करना होगा वहां पे हम ये फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इसको कॉल करने का मकसद क्या है कि ये वाले काम करो, ठीक है। यहाँ पे दोबारा हमने वही ये दोनों लाइन रन करनी है, यहाँ पे भी हम इनपुट क्लियर इनपुट कर देते हैं, ठीक है। काम कोड साफ लगने लगे ना थोड़ा थोड़ा सा। अब कोड को और साफ करते हैं। ये जो पूरी चीज रिपीट हो रही है ये वाली चीज, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है और वैलिड इनपुट लेता है। ये बड़ा यूजफुल कोड है, ये यूजर से वैलिड इनपुट लेता है, ठीक है। ये तब तक इनपुट लेता रहता है जब तक कि यूजर का एंटर किया हुआ इनपुट पॉजिटिव ना हो, या जब तक यूजर का एंटर किया हुआ इनपुट इंटीजर ना हो, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो भी हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम बार बार मांगेंगे यूजर से इनपुट जब तक यूजर सही वैल्यू हमें दे रहेगा, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल कोड। तो क्यों ना हम इसको भी उठाएं और एक फंक्शन में डाल दें। लेट्स कॉल इट, फिलहाल इसको वाइड रखते हैं, मैं फिर बाद में बताता हूँ। लेट्स कॉल इट टेक रिपीटेड इनपुट, जो भी नाम रखें आप फंक्शन का, आपकी मर्जी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये कोड डाल, ठीक है। ये वेरिएबल्स, अब आपने स्कोप वगैरह भी पढ़ा होगा, ये वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे डिफाइंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा,
इसको डिफाइन कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको कुछ जेनेरिक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट x, ठीक है, लेट्स कॉल इट x। तो अब ये फंक्शन क्या करता है, जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा क्या होगा, एक वेरिएबल x बनाया जाएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप क्या करेंगे, अभी तो सीन फेल नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमने सीन किया ही नहीं है, अभी हम पहले उसे कहेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हम उससे x की एक वैल्यू लेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हुई या सीन फेल हो गया तो हम दोबारा उसके इनपुट मांगेंगे, और दोबारा इनपुट मांगेंगे, दोबारा इनपुट मांगेंगे, जब तक हमें x की सही वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। तो नाउ ओवर हियर इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस वी कैन इग्नोर दिस एंड वी कैन जस्ट कॉल दिस फंक्शन, वी कैन जस्ट से टेक रिपीटेड इनपुट, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें, अब ये आपने वेरिएबल के स्कोप के बारे में पढ़ा होगा कि ये इंट x जो यहाँ पे डिफाइन किया हमने इस फंक्शन के अंदर, ये वाले फंक्शन के अंदर, एज सून एज दिस फंक्शन एंड्स x की ये x डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सर ने आपको कॉल स्टैक पढ़ाया होगा कि ये x की वैल्यू मेमोरी में से हटा दी जाती है, ठीक है, इट्स गॉन। तो एज सून एज ये वैल्यू खत्म होगा, ये वाला, और ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू गई, खत्म। बट वी नीड द वैल्यू ऑफ x, हम चाहते हैं कि आफ्टर दिस फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम बाद में अपने कोड में इसको यूज कर सकें, यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना। तो क्या करें, तो हम ये करते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये x की ये वैल्यू इंस्टेड ऑफ जस्ट लेटिंग इट गो, ये उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। वी रिटर्न द वैल्यू ऑफ x आफ्टर ऑल ऑफ दिस झमेला इज डन, आफ्टर वी ऑलरेडी हैव अ वैलिड इनपुट, विल रिटर्न x, ठीक है। ये ना स्क्रिबल गलत आ रहा है, कोई मसला नहीं है इस कोड के अंदर। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये मैं वही बताने लगा था आपको बाद में कि, और एंड नाउ सिंस वी आर रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू, तो हमें यहाँ पीछे बताना पड़ेगा कि वी आर रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू। पहले हमारा कोई इरादा नहीं था कोई इस कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करे, तो हमने इसके पीछे वॉइड लिखा हुआ था, विच मेंट कि ये फंक्शन जहां भी कॉल होगा आप तो वो ना रखें कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला, ठीक है। बट नाउ वी इंटेंड टू रिटर्न एन इंटीजर फ्रॉम दिस फंक्शन, तो इसलिए हम यहाँ पे पीछे बताएंगे कि भाई हमने ये हमारा जो फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी राइट हियर, ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। ये वही चीज है जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए लिखते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हुए भी आप उसी तरह लिखते हैं, इंट, कार, स्ट्रिंग, जो मर्जी लिखें, डबल, वही सब कुछ, ठीक है, ये चीज। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन वी रन दिस फंक्शन, हम जब इसे कहते हैं कि टेक रिपीटेड इनपुट, तो वो एक x की एक वैल्यू इनपुट में लेता है, वैलिड इनपुट लेता है, और फिर उसे रिटर्न कर देता है। रिटर्न का मतलब ये है कि जहां पे हमने ये फंक्शन कॉल किया है वहां पे वो वैल्यू लिखी जाती है। तो लेट्स से यूजर ने अगर फाइनली जो वैलिड इनपुट दिया वो था 10, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, ऐसे जहां पे हमने ये फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। तो वी विल स्टोर दिस वैल्यू इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखो, ठीक है। तो होगा क्या, हम प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम शुरू में आए मेन फंक्शन के अंदर, आपने एक वेरिएबल क्लियर किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आए इस लाइन पे, आपके कंपाइलर जो जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो सिस्टम सोचेगा अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, उसके अंदर हमने एक इंटीजर स्टोर करना है, लेकिन ये एक इंटीजर तो नहीं है, ये तो एक फंक्शन है, तो लेट्स रन दिस फंक्शन अगेन एंड मे बी दिस फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर, एंड दैट इज द केस, ठीक है। ये फंक्शन एक इंटीजर ही रिटर्न करता है, हमने बताया और हमने रिटर्न भी किया है, ठीक है। तो व्हाट द सिस्टम विल डू इज कि वो ये फंक्शन रन करने बैठ जाएगा पहले, ठीक है। तो अभी हम लाइन 33 पे हैं मेन फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन अब रन हो रहा है जी, यहाँ पे आ जाए ऊपर, ये फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है। सर जो फंक्शन हाँ, सबसे पहले मेन रन होता है या टेक रिपीटेड इनपुट पहले रन होता नहीं नहीं नहीं, टेक रिपीटेड इनपुट लिखा ऊपर हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है, है? जी ठीक, right. सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है। अच्छा, तो नाउ ये फंक्शन रन होने बैठ गया, तो ये वाला कोड यानी कि अब रन होने बैठ गया। तो आप आए, आपने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने यूजर से इनपुट मांगा, एक्स सीन एक्स किया यूजर से आपने, लेट्स से यूजर ने सही वैल्यू एंटर की, वो थी 10, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉल्स थी, ये कंडीशन भी फॉल्स थी, कोई मसला नहीं हुआ, सीन फेल भी नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 भी नहीं थी, ऑल इज गुड, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे आ गए और हमने रिटर्न एक्स कर दिया, विच मीन्स के ये जो फंक्शन आपने जहाँ कॉल किया था वहां पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह, और x की वैल्यू क्या रिटर्न किया हमने, वो 10, ये जो भी यूजर ने एंटर किया, राइट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनल कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू ये होती है
कि फंक्शन आपने जहां कॉल किया है ना, वहां पे एग्जैक्टली वहां पे उस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आ जाती है बाद, यानी x या जो भी उसका यूजर ने 40 एंटर किया या 50 एंटर किया, जो भी यहाँ पे x की वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी जहां आपने फंक्शन कॉल किया। ठीक है, नंबर ऑफ लैब्स के साथ भी हम ये करेंगे कि हमें ये पूरा झमेला करने की जरूरत नहीं, हम नंबर ऑफ लैब्स को भी इक्वल कर देंगे टू टेक रिपीटेड इनपुट। ठीक है, तो यह कोड कितना साफ हो गया आपका मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये भी हम इसको ना एक ही जगह लिख देते हैं, y 2 लाइन्स, ये ले, कैसा फिर? ठीक है, साफ है ना। तो अगेन कैन और अभी एक मसला आएगा, छोटा सा मसला नहीं है वो, बस वो एक थोड़ी सी डिटेल है। तो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगेन, अच्छा ये क्या हो रहा है, लेट्स वॉक थ्रू दिस कोड, हम इसको रन कर रहे हैं, लेट्स वॉक थ्रू दिस कोड। अब यहाँ पे लाइन 31 के ऊपर सबसे पहले प्रोग्राम हमेशा हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे आए इस लाइन पे, हमने कहा कि हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करनी है। प्रोग्राम ने कहा कि भाई ये तो एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये तो हम स्टोर नहीं कर सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन शायद ये फंक्शन रिटर्न कर दे एक इंटीजर, तो पहले इस फंक्शन को चला के देख लेते हैं। तो वो ऊपर गया जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था, और उसने ये कोड रन करना शुरू कर दिया इस फंक्शन को। ठीक है, उसने एक इंट एक्स डिक्लेयर किया, ठीक है, वो डू वाइल लूप के अंदर आ गया। ठीक है, ये कंडीशन अभी फॉल्स थी तो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर वो यहाँ पे आया, उसने कहा नंबर एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमें ये आउटपुट नजर आ गया ये वाला। ठीक है, और फिर उसने कहा सी इन एक्स, और यहाँ पे अब ये प्रोग्राम मेरा वेट कर रहा है। ठीक है, तो लेट से मैं एक गलत चीज एंटर कर देता हूँ, मैं एंटर करता हूँ -100। ठीक है, तो ये वाइल लूप की ये चीज ट्रू हो जाएगी। ठीक है, x इज लेस देन 1 है, x -100 है तो लेस देन 1 है, तो विच मीन्स कि ये कोड दोबारा रन होगा। ठीक है, और वो मुझे दोबारा कहेगा कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये अब वही चीज चल रही है। ठीक है, मुझे दोबारा इनपुट मांग रहा है, अब मैंने सही एंटर कर दिया, मैंने लेट से 7 एंटर किया। ठीक है, अच्छा व्हाट जस्ट हैपेंड, 7, अच्छा ठीक है, हाँ, ये वो मसला था जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी आएगा, जो छोटी सी डिटेल है वो क्या है कि अभी देखिए ये 2 दफा क्यों आया, कैन समवन टेल मी ये 2 दफा क्यों आया एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इवन दो आई एंटर्ड वैलिड इनपुट, मैंने 7 एंटर किया था, ये वैलिड था, ये फिर भी 2 दफा उसने दोबारा क्यों पूछा है मेरे से? तो ये बताएगा दो तो दफा मैं कॉल पे कैंपस पे चाय पिलाऊंगा। हाँ हमने बताओ। उसको दो दफा कॉल कर रहे हैं, टेक रिपीटेड हाँ इनपुट वही स्टूडेंट्स को यार। एग्जैक्टली, तो ये वाली चीज बिल्कुल ठीक रन होगी। ठीक है, ये वाली कॉल ठीक रन हो गई थी। हमने यहाँ पे जब 7 एंटर किया, उसने 7 को रिटर्न कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर 7 स्टोर हो गया इधर ऐसे। ठीक है, लेकिन फिर हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया फॉर नंबर ऑफ लैब्स, लेकिन यहाँ पे हमने अभी भी स्टूडेंट ही लिखा हुआ है कोड के अंदर, हमने आउटपुट में स्टूडेंट ही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका भी कुछ करना है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये वाला, ये बदले। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस वेरिएबल में स्टोर करने लगे हैं इसको। ठीक है, या तो हम यहाँ पे कहेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या हम कहेंगे एंटर नंबर ऑफ लैब्स। ठीक है, तो कई तरीके हो सकते हैं उसको करने के। एक तरीका सादा से हो सकता है कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट आउटपुट करना है ना यहाँ पे इनपुट लेने से पहले, वो आप इस फंक्शन को बताएं, इस फंक्शन को पास करें एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को पास कर देते हैं कि जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इनपुट लेना है, तो हम फंक्शन से कह रहे हैं तब तुम यूजर से कहना एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जो हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। जिस तरह आप एक फंक्शन को कोई नंबर पास करते हैं, 50 पास करते हैं, कोई डेसिमल पास करते हैं, उसी तरह हम इस फंक्शन को एक स्ट्रिंग पास करें। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है जिस फंक्शन को पास होगी। ठीक है, और हमें यहाँ ऊपर बताना पड़ता है कि ये फंक्शन जो है इसको एक स्ट्रिंग पास की जाती है, उस स्ट्रिंग को हम नाम दे देते हैं प्रॉम्प्ट का, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक स्ट्रिंग इसको पास करेंगे, हम कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ लैब्स का इनपुट लेना हो तब आप यूजर से कहना कि एंटर नंबर ऑफ लैब्स। ठीक है, तो ये हम प्रॉम्प्ट की वैल्यू एक पास करें इस फंक्शन को जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सो नाउ इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस वी कैन आउटपुट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इफ वी लेट्स जस्ट गो ओवर दिस कोड वंस अगेन, लेट मी ओपन इट साइड बाय साइड ताकि आपको थोड़ा सा साफ नजर आए। ठीक है, एक तरफ आपको राइट साइड पे टेक रिपीटेड इनपुट नजर आ रहा होगा, एक तरफ हमारा मेन फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, अच्छा, तो हम सबसे पहले लाइन 31 पे आए,
हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि एक इंटीजर है, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करने लगे ये वाली, ठीक है। ये एक फंक्शन है, पहले इस फंक्शन को रन किया जाएगा और ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम यहाँ से इसमें स्टोर करेंगे। तो पहले हम इस फंक्शन को रन कर लेते हैं, इधर आ जाए, हम ये फंक्शन रन करने लगेंगे जी, ये वाला फंक्शन, ठीक है। हमने एक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया, हमने यूजर से कहा, यूजर को हमने कहा कि प्रॉम्प्ट, यानी ये जो स्ट्रिंग है ये हमने आउटपुट की टर्मिनल में दिखाई, और ये स्ट्रिंग क्या है, ये हमें इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में मिली थी, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तब उसको ये प्रॉम्प्ट दी जाएगी साथ में, और वो हमने दी है। यहाँ पे लेफ्ट पे देखिए मेन फंक्शन में हमने जब ये फंक्शन कॉल किया है तो हमने फंक्शन को एक स्ट्रिंग दी है साथ में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये वही प्रॉम्प्ट है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉम्प्ट वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के इस फंक्शन की पहली लाइन पे ये लिखा हुआ है, ये चीज, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ दिस हैज हैपेंड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से काम करती है, ठीक है। तो जब तो ये कोड इसने कहा कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर बंदे ने सही इनपुट कर दिया, उसने 5 लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, एक्स में 5 स्टोर हो गया ना, ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, कोई मसला नहीं है। हमने 5 रिटर्न कर दिया, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया एक्स की वैल्यू विच इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में आपके इस पूरी चीज की जगह, इस फंक्शन कॉल की जगह उसकी रिटर्न वैल्यू आ गई विच इज 5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 5 सेव हो गया, ठीक है। ये देखिए, और फिर आपने नंबर ऑफ लैब्स के लिए दोबारा फंक्शन कॉल किया, इस दफा प्रॉम्प्ट आपने क्या दिया है, एंटर नंबर ऑफ लैब्स। तो इस दफा जो सी आउट हो रही है चीज वो क्या है, एंटर नंबर ऑफ लैब्स। और अगेन यूजर ने लेट से सही इनपुट दिया, उसने 3 एंटर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू 3 हम रिटर्न करेंगे और वो इस पूरी फंक्शन कॉल की जगह आ जाएगा 3, और नंबर ऑफ लैब्स में 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो सब कुछ सही चलेगा उसके बाद। तो इस तरह से चीजें काम करती है, ठीक है। ये ओवरऑल इस प्रोग्राम की वर्किंग क्लियर है, मैंने मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। We launch code. सर वो एक था कि लैब, एक तो था कि पूरे स्टूडेंट्स की और एक था पूरे एक स्पेसिफिक लैब की, तो वो किस तरह करनी थी? क्या मतलब? 2 मीन निकालने थे ना, मतलब एक था टोटल का और एक था एक लैब का। तो जो एक लैब का था वो मेरा जो था वो मतलब उसी को ऐड करी जा रहा था बार बार, अच्छा, तो वो किस देखो, तरह करना? चलो हम चाहते हैं कि एक सिंगल लैब का हम मीन निकालें। तो देखो, ये जो बाहर वाला लूप है ये बारी बारी हर लैब के ऊपर इटरेट करता है, ठीक है ना। ये पहले लैब 1 के लिए ये पूरा कोड रन करता है, लैब 1 के लिए सारे स्टूडेंट्स का इनपुट लेता है, फिर लैब 2 के लिए सारे स्टूडेंट्स का इनपुट लेता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर एक और सम डिक्लेयर करते हैं। एवरेज यही होता है ना, इस लैब का एवरेज क्या होगा, सिंगल लैब का एवरेज, सिंगल लैब एवरेज होगा इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ दिस लैब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होगा ना। तो हमें ये चीज चाहिए, टोटल मार्क्स ऑफ दिस लैब, वो कैसे निकलेगी, ये जो फॉर लूप है ये इस लैब के मार्क्स इनपुट में लेता है, ऐसे ही है ना। जब शुरू में लैब की वैल्यू हम 1 करते हैं तो हम, यानी हम पहली लैब की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, और ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ये लैब 1 के सारे स्कोर्स इनपुट में लेता है। तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो जो लैब 1 के जो सारे स्कोर्स हैं उनको जमा करता है, ताकि हमारे पास सम ऑफ स्कोर्स आ जाए फॉर दिस लैब। तो लेट्स क्रिएट टोटल मार्क्स ऑफ दिस लैब, फॉर एग्जाम्पल, लंबा और फजूल नाम है लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, ठीक है। और हमें जो जो स्टूडेंट मार्क्स इनपुट में मिलते रहे हम उन्हें इसमें ऐड करते जाएंगे टोटल मार्क्स ऑफ दिस लैब में, ठीक है। एंड वंस दिस फॉर लूप इज डन, दिस इनर फॉर लूप इज डन, जब हमें 3 बचे, जितने भी बचे थे उन सब के इस लैब के मार्क्स मिल गए, तो हम फौरन आउटपुट एवरेज कर देंगे, आउटपुट दे देंगे आपको। हम कहेंगे कि लैब एवरेज is, and then we'll do total marks of this lab divided by number of students, ठीक है। तो ये आउटपुट हो जाएगी इस लैब की एवरेज, और जब अगले इटरेशन में आप जाएंगे विच मीन्स कि उसके बाद आप लैब की वैल्यू 1+1 कर देंगे, यानी लैब 2 हो जाएगी, ठीक है। लैब नंबर 2 पे आ गया, आपने कंडीशन चेक की, अभी भी ठीक है, आप इस कोड के अंदर आए, आपने शुरू में ही दोबारा टोटल मार्क्स ऑफ दिस लैब को 0 कर दिया, ठीक है। तो शुरू से
लैब 2 के लिए जो ये काउंटर है ये शुरू से चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और वैसे भी आपने स्कोप के बारे में पढ़ा है, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, अगर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, तो एज सून एज दोस कर्ली ब्रेसेस एंड दैट वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जैसे ही ये लूप की पहली इटरेशन खत्म होती है, विच मींस लैब 1 वाली चीज खत्म होती है, जैसे ही ये पूरा कोड खत्म होता है ये वाला एक दफा, तो ये वाला ये जो वेरिएबल है ये खत्म हो जाता है मेमोरी से, ये डिलीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगली लैब में जब आप आएंगे, लैब नंबर 2 में आएंगे, तो पिछली लैब का टोटल अभी बाकी होगा, नहीं, ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन ही अंदर किया है इस इन ब्रैकेट्स के। तो जैसे ये ब्रैकेट खत्म होते हैं तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाता है, ठीक है। टोटल मार्क्स वाला वेरिएबल डिलीट नहीं होता, वो अक्रॉस लैब्स परसिस्ट करता है, क्योंकि उसको हमने इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर डिक्लेयर किया। तो इफ दिस कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, लाइन 52 पे जब ये क्लोज होते हैं, टोटल मार्क्स का वेरिएबल डिलीट नहीं होता, ठीक है, इट परसिस्ट्स। टोटल मार्क्स का वेरिएबल कब डिलीट होगा? जब ये वाले ब्रैकेट्स खत्म होंगे, जब मेन फंक्शन के ब्रैकेट्स खत्म होते हैं, which means जब प्रोग्राम आपका एंड होता है, तब जाके ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल इन्हें मेमोरी से डिलीट किया जाएगा, ठीक है, वरना नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स है, ये भी जब तक ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर अंदर आप हो, तब तक ये वैलिड है। एज सून एज यू रीच लाइन नंबर 26, तब ये x की वैल्यू, x का वेरिएबल इटसेल्फ जो है, ये भी मेमोरी से गायब हो जाएगा। जितने भी आपने ये प्रॉम्प्ट का वेरिएबल मेमोरी से गायब हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स मेमोरी से गायब हो जाएंगे जो इस स्कोप के थे, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आ गई? जी बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आई थिंक नेस्टेड फॉर लूप्स और फंक्शंस दोनों काफी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और स्पेशली फंक्शंस की जो रिटर्न वैल्यू है ना, उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं, तो वो कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई और मैं ना एक आखिरी जो टॉपिक हमारा रेफरेंसेस है, जो सर ने इस हफ्ते पर आया है, तो पढ़ा, जो अगले हफ्ते की लैब में भी प्रॉब्ली आएगा, वो मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा, क्योंकि सर उसकी बहुत डिटेल में गए होंगे, आई एम क्वाइट श्योर सर ने वो स्टैक कॉल्स और वो सब कुछ पढ़ाया होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आई विल जस्ट शो यू दी प्रोग्रामिंग ऑफ इट, ठीक है, फॉर नाउ, क्योंकि शुरू में बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक दफा आप इसकी प्रोग्रामिंग से वाकिफ हो जाओ, इजी हो जाओ उसके साथ, उसके बाद फिर उसकी तौजीहात पे भी बात कर लेंगे कि वो बिहाइंड द हुड चीजें चलती कैसे। लेट्स से वी आर राइटिंग अ फंक्शन जो एक नंबर, उसको हम एक नंबर देते हैं और वो उसे डबल करके वापस दे देता है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन, ठीक है। तो वी नीड write a function to which we give that doubles the argument that is passed to it and returns the answer, ठीक है। ये फंक्शन कोई मुझे बताए कि कैसे लिखा जाएगा। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं डबलर, मिसाल के तौर पर, ठीक है। कोई मुझे बताए इसका कोड क्या होगा। इंटीजर वैल्यूज फॉर एग्जांपल ये डबल करता है। Any volunteers? तलहा? सर इसमें इस तरह करेंगे, सी आउट प्लीज एंटर नंबर, फिर सी इन कर लेंगे एक नंबर को, उसके बाद सी आउट करेंगे 2 टाइम्स नंबर, वो जो वेरिएबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये इस फंक्शन को ये नंबर पास कर देते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हमने ये नंबर n दे दिया जो हमें इनपुट में मिला था। ये फंक्शन इसे डबल करने लगा। ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन का कोड मुझे बताओ। इस फंक्शन ने उसको जब चीज हाँ अब्दुल्ला गनी आप बताओ। हम एंड पहले उसको करेंगे क्योंकि हमें वो रिटर्न टाइप एंड की चाहिए होगी। उसके बाद हम इसको जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो हम कोई इंटीजर ही करेंगे, सिंस एन भी एंड है तो ये कुछ भी हो जाएगा। अब इसके अंदर बस n × 2 कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे उसको, और फिर डबलर को हम किसी वैल्यू को साइन कर देंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें नीचे। बिल्कुल, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, ठीक है। तो हुआ क्या है कि आपने एक फंक्शन बनाया। पहले लेट्स से हम इसको ना वॉइड रखने की कोशिश करते हैं। बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन समझे वॉइड होता है, ठीक है। वॉइड मींस कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन हियर, वो ये कि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए वीएस कोड ने पहले आपको बता दिया है कि देखो वीएस कोड क्या कह रहा है, रिटर्न वैल्यू टाइप डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप, कि हम जो चीज रिटर्न कर रहे हैं वो है एक इंटीजर और फंक्शन कह रहा है कि मैं कुछ रिटर्न नहीं करता,
ठीक है, तो आप फंक्शन की टाइप भी चेंज करें, ठीक है। तो फंक्शन टाइप हमने इंट कर दी है, विच मीन्स के ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन को पास की जाती है एक इंटीजर वैल्यू विच इज n, ठीक है। ये फंक्शन उसको डबल करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, लेट्स से हम हार्ड कोड भी कर देते हैं। मैं इस फंक्शन को मैंने पास किया 3, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल किया, इसको मैंने नंबर दिया 3, विच मीन्स कि क्या होगा, ये जो वेरिएबल n है और ये पैरामीटर n है, इसके अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉल, ठीक है। और फिर ये कोड रन होगा, ये क्या करता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता है विच इज 6 और 6 रिटर्न कर देता है, विच मीन्स कि जहां हमने ये फंक्शन कॉल किया था वहां पे अब 6 आ जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल में 6 स्टोर हो गया, 6 को हमने आउटपुट कर दिया। ये इस तरह चलता है, ठीक है, ये वाला कोड ऐसे। लेट्स रन दिस, इट सेज 6, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी रिटर्न टाइप्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये मुश्किल तो नहीं? मैं रीलॉन्च करता हूँ पोल को। ठीक है, सबको क्लियर है? Okay. अच्छा, पास बाय रेफरेंस क्या होता है? लेट्स से कि यहाँ पे हम ये रिटर्न नहीं करते, ठीक है। लेट्स मेक इट वॉइड, हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू को इक्वल कर दिया टू n टाइम्स 2, ठीक है, यानी n के अंदर उसका डबल स्टोर कर दिया, ठीक है। लेट मी एडिट सम कोड ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल n था, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर की हुई थी, लेट्स से 3, ठीक है। फिर मैंने डबलर फंक्शन कॉल किया, उसको मैंने पास किया n, ठीक है, एंड देन मैंने सी आउट कर दिया, ठीक है। टेक अ मिनट एंड जस्ट रीड दिस कोड, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा और स्पेशली क्या नहीं होगा। थिंक अबाउट कि मेन फंक्शन जब रन होगा तो क्या क्या होगा और इस कोड का आउटपुट क्या होगा। शुरू से लाइन 15 से स्टार्ट करें यहाँ से और देखें क्या क्या होगा। अगर कोई बोल के बता सकता है तो बता दे। हमको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्कोप ही इसमें नहीं है। हाँ बताओ, क्या मतलब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या होगा। लाइक वॉक मी थ्रू, लाइन 15 पे क्या होगा, 16 पे क्या होगा और 18 पे क्या होगा। 6 आएगा आउटपुट। आउटपुट आप कह रहे हो आउटपुट 3 होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ क्यों। सर बेसिकली क्योंकि फंक्शन हमारे पास void है, सो जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। सो बेसिकली जो वो लेगा वो वाला लेगा जो हमने इंटीजर n इक्वल्स 3 हार्ड कोड किया हुआ। ठीक है, हाँ अब्दुल्ला बताओ। हम अगर रिटर्न कर भी देंगे उसको फर्क, मतलब n को फिर उसको डबलर करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्कोप उसमें है ही नहीं जो हमारे मेन में फंक्शन का। ठीक है, अच्छा देखो, तो होता ही है, आप आए लाइन नंबर 15 पे, आपने एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया। लेट मी ड्रॉ समथिंग। तो ये अगर आपके पास मेमोरी है फॉर एग्जांपल, और मेमोरी के अंदर डब्बे होते हैं जिनके अंदर वैल्यूज पड़ी होती हैं, ठीक है, व्हिच इज ए रादर सिंपलीफाइड व्यू, बट लेट्स गो विद इट फॉर नाउ, ठीक है। तो हम जब लाइन 15 पे आए तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया व्हिच इज लेट्स से n इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आपने लाइन नंबर 17 पे आपने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है। तो अब आप इधर आ गए यहाँ पे, अब आपने ये कोड रन करना है। यहाँ पे आपने नोटिस करो कि इधर जो आपने ये फंक्शन कॉल किया था तो आपने इसको एक आर्गुमेंट पास की थी विच इज n, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक कि आपने ये वेरिएबल इटसेल्फ पास कर दिया इस फंक्शन को, नहीं, आपने इस वेरिएबल की वैल्यू पास की, व्हिच मींस के एक्चुअली जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये जो लाइन यहाँ पे आपको लिखी नजर आ रही है, लाइन नंबर 17, इट विल एक्चुअली बी दिस, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको एक वैल्यू पास की जाएगी, इसको पास किया है हमने 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल n है, ये वाला n,
इसके अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द कैच हियर इज कि ये दो n डिफरेंट है, ये जो मेन फंक्शन में n पड़ा हुआ है, जो ऊपर n पड़ा हुआ है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। मैंने नाम इनको सेम दिया, बट दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक, ठीक है। मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया है, और इस तरह की चीजें कंफ्यूजिंग आती हैं, ठीक है। ये जो n है ये पड़ा हुआ है मेमोरी में यहाँ, लेकिन जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे ना, और आप इसको ये एक वैल्यू पास करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल 3 पास किया इसको, और वो 3 इस वेरिएबल n में स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल n डिक्लेयर हो रहा है। नोटिस के हम यहाँ पे इंट n लिख रहे हैं, सिर्फ n नहीं लिख रहे। कोड के अंदर अमूमन आप सिर्फ पहली दफा जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब आप पूरा लिखते हैं इंट n, उसके बाद आप सिर्फ n और n यूज करते हैं, आप उसके बार बार इंट n नहीं लिखते, आप सिर्फ n यूज करते हैं। यहाँ पे दोबारा इंट n इसलिए आया क्योंकि दिस इज अ न्यू वेरिएबल n व्हिच वी आर डिक्लेयरिंग, एंड दिस n is valid within this scope, the scope of these curly braces, ठीक है। ये वाला n है फंक्शन का n, मैं रेड से डिक्लेयर करूं अगर, तो ये इस लाल रेक्टेंगल के अंदर वैलिड है, ठीक है। वेयर ये जो नीचे n है, ये वाला जो मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है, ये इस ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर वैलिड है, ठीक है। इन दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ है। अगर आप कहीं पे ये लाल डब्बे के अंदर सी आउट n करेंगे तो आपको इस वाले n की वैल्यू मिलेगी, जबकि अगर आप ये ग्रीन डब्बे में कहीं पे सी आउट n करते हैं तो आपको इस n की वैल्यू मिलेगी। दीज आर डिफरेंट n's, ठीक है। शुरू में तो ये सेम होंगे, ठीक है। शुरू में क्यों सेम होंगे, क्योंकि शुरू में आपने जब ये फंक्शन कॉल किया है तो आपने इसको मेन फंक्शन वाले n की जो वैल्यू है विच इज 3, वही वैल्यू आपने इस n के अंदर स्टोर कर दी है बाय पासिंग इट, ठीक है। तो शुरू में तो ये सेम है, लेकिन बाद में लाइन नंबर 10 पे एक मसला हो गया। वो क्या हुआ कि आपने n की वैल्यू चेंज कर दी, आपने कहा n की वैल्यू को डबल कर दो, विच मीन्स कि n की वैल्यू अगर 3 थी तो वो 6 हो गई, n इज इक्वल टू 6 हो गया। बट द पॉइंट इज कि ये n दूसरा है और ये n दूसरा है, ठीक है। ये वाला n जो है ये इस फंक्शन का अपना n, जो इस फंक्शन के अंदर वैलिड है, ठीक है। तो यानी कि मेमोरी के अंदर आपके पास 2 n है, ठीक है। ये जो लाल वाला n है ये फंक्शन का अपना n है, और ये जो ग्रीन वाला n है ये मेन फंक्शन का n है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि लाइन नंबर 10 रन हुई, n की वैल्यू 6 हो गई, और फिर ये फंक्शन खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन का अपना n था वो भी खत्म हो गया, उसको मेमोरी से हटा दिया गया। हमने बात की थी ना कि एक वेरिएबल की लाइफ तब तक है जब तक कि उन कर्ली ब्रेसेस की लाइफ है जिसके अंदर वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इसका स्कोप इन कर्ली ब्रेसेस की हद तक था। जैसे ही हम लाइन 11 पे पहुंचे और कर्ली ब्रेसेस बंद हुए, हमने मेमोरी से डिलीट कर दिया ये वाले n को, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन तो अभी भी चल रहा है, मेन फंक्शन तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो आप यहाँ पे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो ये मेन फंक्शन वाला n अभी भी बाकी है, और इसकी वैल्यू भी 3 है। तो आप लाइन 19 पे जब सी आउट n करते हैं तो इस वाले n की वैल्यू अभी भी 3 है, इसको तो हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो आउटपुट में 3 आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्लैरिटी देनी थी कि आप जब एक फंक्शन को कोई वैल्यू पास करते हो तो फंक्शन एक नया वेरिएबल बनाता है अपने अंदर, जो उस फंक्शन के अंदर जिंदा होता है, उसका मेन फंक्शन के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। चाहे नाम सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेट्स रन दिस अगेन। ये देखिए उसने आउटपुट किया 3, 6 आउटपुट नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी आउट ना लिखता और मैं मेन फंक्शन के ये हमारे इस डब्ल्यूआर फंक्शन के अंदर सी आउट लिखता तो हमें 6 मिलता, क्योंकि डब्ल्यूआर फंक्शन के अंदर जो n है उसकी वैल्यू 6 हो गई हुई है। सॉरी, कंपाइल, इट गिव्स अस 6, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Let me relaunch the poll. ठीक है, ओके, seems to be clear, सबने कहा क्लियर। अच्छा, बट व्हाट इफ वी वांट कि ये चेंज हो जाए, यानी वी वांट कि हम डबलर को n की, ये जो हमारा वेरिएबल n है मेन फंक्शन वाला n, उसकी वैल्यू 3 पास करने की बजाय ये वेरिएबल इटसेल्फ पास करें, ठीक है। हम ये वेरिएबल इटसेल्फ पास करें ताकि जब डबलर n इज इक्वल टू n टाइम्स 2 करे, n की वैल्यू को डबल करे, तो ऑटोमेटिकली मेन वाला n भी चेंज हो जाए, ठीक है। अगर हम ये करना चाहें तो क्या करें? दिस इज व्हाट वी, दिस इज वेयर पासिंग बाय रेफरेंस कम्स इन, ठीक है। कि वी विल नॉट पास n नाउ, वी विल पास इट्स रेफरेंस, ठीक है। तो उसका काम सिर्फ एक लेटर है कि आपने यहाँ पे एक एंड लिखा है, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं करना। वॉच,
सी अब ये 6 दे रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि इस दफा अब फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस दफा जब आपने यहाँ पे लिखा डबलर के अंदर n लिखा, तो यहाँ पे जहाँ पे ये वैल्यू कैच होनी थी उसने n की वैल्यू कैच नहीं की, वेरिएबल n की वैल्यू कैच नहीं की, उसने ये 3 कैच नहीं किया, ठीक है। उसने इंस्टेड वेरिएबल n इटसेल्फ कैच कर लिया। इट्स लाइक मेमोरी का ये डब्बा उसने कैच कर लिया, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि अब ये जो फंक्शन डबलर फंक्शन के अंदर जो n है, इट इज द सेम n एज द वन फाउंड इन द मेन फंक्शन। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो मेमोरी में असल में n क्या है, मैंने आपको बताया था पहले, याद है जब हम शुरू में वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जब आप छोटे छोटे से थे, तो हमने आपसे कहा था कि वेरिएबल क्या होता है कि एक डब्बा है, उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। और उस वेरिएबल को, उस डब्बे को आपने एक नाम दे दिया फॉर एग्जांपल n का, ठीक है। वेरिएबल के अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन वेरिएबल का नाम नहीं चेंज होता, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जैसे ये जो मेमोरी के अंदर डब्बे थे, एक डब्बा था जिसके अंदर 3 पड़ा हुआ था, मेन फंक्शन के अंदर हमने इस डब्बे को एक नाम दिया, हमने कहा इस डब्बे को हम n कहेंगे, ठीक है। डबलर फंक्शन के अंदर भी आपने ये जो n डिक्लेयर किया है, ये इसी डब्बे की तरफ पॉइंट कर रहा है। वो मेन ये जो डबलर फंक्शन वाला n है वो भी इसी डब्बे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप डबलर फंक्शन के अंदर कोड लिख के यानी यहाँ पे n के साथ कुछ करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू डबल कर देते हैं, तो क्या होगा कि मेमोरी में इस चीज की वैल्यू डबल हो जाएगी, ठीक है। ये 3 था, ये 6 हो जाएगा, जिसका इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा मेन पे भी। क्यों? क्योंकि मेन वाला n जो है वो भी इसी डब्बे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इट्स और आप यहाँ पे ना नाम बदल भी सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वॉच, एंड दिस विल रियली ड्राइव द पॉइंट होम, और आपको इसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर हम इसको n ना कहते, इसको हम कहते हैं x फॉर एग्जांपल, आपको फिर भी सेम आउटपुट मिलेगा, वॉच 6 ही मिलेगा, ठीक है। देखो 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अगेन दिस विल रियली ड्राइव द पॉइंट होम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, लाइन नंबर, प्रोग्राम शुरू हुआ लाइन नंबर 15 के ऊपर, हमने मेमोरी में एक डब्बा बनाया जिसके अंदर हमने रख दिया 3, और उस डब्बे को हमने नाम दे दिया n का, ठीक है। n इज पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक बॉक्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर 3 पड़ा हुआ। देखो n जो है वो उस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। n को उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। आप वैल्यू अंदर पड़ी हुई बदल भी दें तो n अभी भी उसी बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, आप इसको चाहे 2 कर दें, ठीक है। n को उससे कोई गर्ज नहीं है, n जो वेरिएबल का नाम है वो इस बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आप अगर सी आउट n करेंगे तो बॉक्स के अंदर जो भी पड़ा है वो आपको नजर आ जाए, ठीक है। इस तरह से चीज चलती है। अच्छा, जब आपने डबलर फंक्शन कॉल किया और उसको n पास किया, ठीक है, और डबलर फंक्शन ने n को बाय रेफरेंस कैच कर लिया, n का एक रेफरेंस कैच कर लिया, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि उन्होंने जो वेरिएबल x बनाया है उस वेरिएबल x को उन्होंने सेम बॉक्स की तरफ पॉइंट कर दिया है, वही बॉक्स जिसकी तरफ n पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो अब ये एक ही बॉक्स के दो नाम है, n एंड x आर नेम्स फॉर द सेम बॉक्स। तो अगर आप लाइन 10 पे x की वैल्यू को डबल कर देते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं x जिस डब्बे की तरफ पॉइंट कर रहा है उस डब्बे में पड़ी हुई वैल्यू को डबल कर दो, तो आपने इस वैल्यू को कर दिया डबल, आपने इसे कर दिया 6, तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्योंकि n क्या था, n वाज सिंपली पॉइंटिंग टू दिस बॉक्स, आपने बॉक्स के अंदर की वैल्यू चेंज की। तो अगर आप लाइन 19 पे सी आउट n करेंगे तो भी आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। इसमें इज दिस क्लियर? मैं पोल लॉन्च करता हूं। सबको क्लियर हो गया? बहुत अच्छा हो गया। ये होता है पास में, सिंपल, इतनी सी बात है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये पास में रेफरेंस, ठीक हो गया। अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हो, कैन वी डू दिस बाय यूजिंग स्टैटिक इंट n इन मेन? अगर हम यहाँ पे स्टैटिक यूज करें, देख लेते हाँ हैं। जी। इन यूमीन के ऊपर एंड x ना करें, जी। देख लेते हैं। नहीं, उस तरह नहीं चलता, ठीक है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ट्यूटोरियल खत्म करते हैं क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे।
और मैं इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर दूंगा। कुछ और पूछना है तो बता दो। नेक्स्ट वीक के लैब के वो क्या है टॉपिक्स? वो डिपेंड करता है सर इस वीक क्या पढ़ाते हैं। आपकी इस वीक के दोनों लेक्चर्स हो गए 100 के हाँ या ये अभी एक होना है? फंक्शंस पढ़े और रेफरेंसेस पढ़े हम। फंक्शन हाँ तो फिर ठीक है। मेनली फंक्शंस और रेफरेंसेस के बारे में आएगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि अब देखो आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर लूप की लैब देते हैं, अगर लैब का टॉपिक है फॉर लूप, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वेरिएबल्स नहीं आते या उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज नहीं होते। ठीक है, पिछली वीक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो साथ साथ चलते हैं ना उसके बाद। इसलिए कि ये टूल्स हैं जो हमने आपको दे दिए। हमने आपको छुरी पकड़ा दी और बताया इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने आपको गन भी पकड़ा दी, बताया इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने आपको एक लेटर भी पकड़ा दिया, बता दी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर हमको हमको कहेंगे ये काम करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपकी जेब में ये सारी टूल्स हैं जो हमने आपको दी भी हैं और आपको सिखा भी दी है कि आपने इनको यूज करना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बंदा है इसको मार दो, तो आपको पता है कि अच्छा मेरी जेब में एक गन है और एक चाकू है, इन दोनों से काम किया जा सकता है, लाइटर से नहीं किया जा सकता। तो अगर हम आपको एक टास्क देते हैं तो यू शुड लुक इनटू योर पॉकेट एंड यूज टू सी कि अच्छा इस टास्क में शायद व्हाइल लूप यूज हो जाएगा। ठीक है, दीज आर टूल्स, थिंक ऑफ देम एज टूल्स, और ये आपके जेन में खुद ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इवन इफ द लैब इज अबाउट अ फंक्शन, ऐसा नहीं कि हम एक खाली फंक्शन दे देंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर कोड होगा ना, और वो कोड किसी भी चीज का हो सकता है। वो फॉर लूप हो सकता है, व्हाइल लूप हो सकता है, इनपुट हो सकता है, सीन फेल हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। ठीक है, दीज आर टूल्स। सर जो अगले हफ्ते 2 जो क्विज है उन वो एलएमएस में होंगे? वो मैंने भी सर की ईमेल पढ़ी है। असल में हमारा क्विज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कंप्लीट बाइफरकेशन है। लैब्स के बारे में सर को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। लैब्स मैं बनाता हूँ और मैं ही देता हूँ। वो रिव्यू भी नहीं करते सर। ठीक है, और क्विज़ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो क्विज़ के बारे में आप लोग अगर अगले हफ्ते 2 क्विज़ हैं और आप चाहते हो कि अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप कोई जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ना हो अगले हफ्ते 2 क्विज़, वो सारे अपने ईमेल्स मिलाएं और एक कंबाइंड ईमेल लिखें सर को, उसमें मुझे सीसी कर दो। और अराउंड कोई 30-40-50 बच्चों के उसमें ईमेल्स होने चाहिए, सीसी होने चाहिए। सर को वो ईमेल लिखो और उसमें लिख दो कि सर ये अगले हफ्ते हमारे मिड्स वगैरह हैं, ये वो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फिर प्रॉब्लम कुछ कर दे। ठीक, अगली थैंक मिड यू। टर्म हाँ, आप में से कोई कुछ बोल रहा था, फिर म्यूट हो गया। हाँ जी मैं कह रहा हूँ अगली मिड टर्म भी लैब ही होगी और वो कब होगी? हाँ, अगली मिड टर्म सर शाफी कह रहे थे कि हम नॉन लैब रख देते, थियोरेटिकल रख देते हैं। तो वो लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, वो सोचेंगे उस बारे में। आप लोगों से भी पूछ लेंगे क्या ख्याल है आपका, लैब रखें या थियोरेटिकल रख दें? ऐसी चीज रखें चीटिंग ना हो जिसमें। थियोरेटिकल में आपको पता हो किसमें चीटिंग कम होगी? चीटिंग तो दोनों में होती है, हर जगह होती है। ऑनलाइन सेमेस्टर्स में ऐसी तो नहीं, जैसे ऑनलाइन सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं तो पीरियड्स जो है हवाओं पे चले गए। या तो बच्चे एकदम से बहुत अक्लमंद हो गए पाकिस्तान के, या फिर चीटिंग हो रही है। ठीक है, कुछ तो हो रहा है ना।